दोस्तों, अगर आप एक बैंक में जाते हो और उस बैंक में जाके आपको कुछ अगर मान लीजिए पैसे विथड्रॉल करना है, तो आप क्या करते हो सबसे पहले? आप ऑब्वियसली बात है एक फॉर्म फिल करते हो और उसको बैंक में जमा करते हो और उसके बाद वो विथड्रॉल का पैसा जितने भी अमाउंट होगा, जो आपने फॉर्म में भरा होगा वो आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से क्या पार्लियामेंट में भी इस तरीके की कोई प्रोविज़न है? बिल्कुल है। यानी कि पार्लियामेंट को अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है यानी कि जो बजट उसने लाया है उस बजट के रिगार्डिंग अगर उस मनी को विड्रॉल करना है तो एक एप्रोप्रिएशन बिल जो है लेके आना होता है। यानी कि सेम उसी प्रोसीजर से जैसे हमें बैंक में एक फॉर्म जमा करना पड़ता है विड्रॉल फॉर्म ताकि हम पैसे निकाल सके, उसी तरीके से एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो लाया जाता है ताकि आप जो भी अमाउंट डिसाइड कर रखे हो उस अमाउंट को अगर आपको निकालना है तो आपको एप्रोप्रिएशन बिल पास करवानी पड़ेगी। तो क्या है ये एप्रोप्रिएशन बिल, किस तरीके से काम करता है, क्या इसके कंडीशंस है, क्या तरीके हैं, तो इन सभी चीजों को इस वीडियो में जो है जानेंगे। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको इसमें काफी ज्यादा जानकारी जो है मिलने की संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। चलिए हम बढ़ते हैं अपने स्लाइड की तरफ जहां देखते हैं आज की हमारी टॉपिक क्या क्या होने वाली है। तो देखिए, अगर मैं आज के टॉपिक की बात करूं तो यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे यानी कि पासिंग ऑफ द एप्रोप्रिएशन बिल, यानी कि एप्रोप्रिएशन बिल को जो है पास किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद जो सेकंड है आपका फाइनेंशियल बिल, क्योंकि आपको सारा कुछ होने के बाद एक फाइनेंशियल बिल लाना पड़ता है और फाइनेंशियल बिल को क्या करना पड़ता है, पास कराना पड़ता है। तो उस फाइनेंशियल बिल के बारे में यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे कहता है कि आप अगर कोई भी मनी निकाल रहे हो यानी कि कोई भी पैसे मनी अगर आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल रहे हो तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, एक एप्रोप्रिएशन बिल की जरूरत पड़ेगी। यानी कि मनी अगर आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आप कोई भी मनी विड्रॉल करते हो तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे एक एप्रोप्रिएशन बिल की जरूरत पड़ेगी। एप्रोप्रिएशन बिल की जरूरत पड़ेगी। उस एप्रोप्रिएशन के बिल के आधार पर ही आपको क्या होगा, जो भी मनी आपने डिसाइड कर रखा है वो मनी क्या होगा, निकलेगा। अगर आपने एप्रोप्रिएशन बिल नहीं लाया तो यहाँ पे कोई भी जो मनी अमाउंट है, जो भी राशि है उसको आप यहाँ पे विड्रॉल नहीं कर सकते। ये लॉ के द्वारा जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ के द्वारा जो है बनाया गया। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इसको स्टेट करता है कि नो मनी शैल बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर एप्रोप्रिएशन बिल मेड बाय लॉ। ठीक है, तो ये बात कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है। इसके बाद आफ्टर द डिमांड फॉर द ग्रांट ऑफ वोट, यानी कि अगर आप कोई भी डिमांड करते हो तो सबसे पहले उसके ऊपर क्या होती है, मान लीजिए आपने कोई भी मनी को ग्रांट की है यानी कि अमाउंट बात की है कि ये चीज अमाउंट जो है हमें चाहिए, तो कोई भी ग्रांट को सबसे पहले क्या किया जाएगा, यहाँ पे वोट किया जाएगा, वोटेड होगी, वोट होने के बाद इसको पास किया जाएगा और पास किया जाएगा किससे, आपके लोकसभा से जो है पास किया जाएगा। ठीक है, चलिए इतना तक तो समझ में आता है कि लोकसभा से पास किया जाएगा। उसके बाद एक एप्रोप्रिएशन बिल इसके साथ में क्या होगा, इंट्रोड्यूस होगा। जैसे ही ग्रांट वोटिंग हुई तो इसके बाद एक एप्रोप्रिएशन बिल जो है क्या होगा, आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन बिल को जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अब जब एप्रोप्रिएशन बिल को इंट्रोड्यूस करोगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से यहाँ से पैसे जो होंगे या मनी की अमाउंट जो होगी वो आप क्या कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो। तो ये प्रोसीजर होता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो जो भी मनी आप कौन कौन से पैसे निकाल सकते हो, वो सारे मनी जो कि आपको सबसे पहली चीज तो लोकसभा के द्वारा वोटेड के द्वारा ग्रांटेड है, ग्रांट बाय वोटेड इन लोकसभा, जो भी लोकसभा में आपके ग्रांट किए गए वोट के द्वारा उन चीजों को निकाल सकते हो। दूसरा, ऐसे फंड जो कि चार्ज है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, चार्ज है यानी कि वो पैसा खर्च होना ही है, किससे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही आना है वो पैसे,
यानी कि चार्ज हो रखा है कि आपको ये पैसे देने ही देने। जैसे जजेस सैलरी देना होगा जजेस की, या फिर प्रेसिडेंट की सैलरी वगैरह देना, वो तो होना ही होना है। इसके ऊपर तो बातचीत होगी नहीं, सिर्फ डिस्कशन वगैरह हो सकता है, वोटिंग वगैरह तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये सारे इन चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे विड्रॉल अगर करना है तो आपको एक एप्रोप्रिएशन बिल जो है लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है। इसके बाद अगर देखा जाए, कोई भी आप इस तरीके के अमेंडमेंट नहीं ला सकते। नो अमेंडमेंट टू कैरी फॉर द पर्पस ऑफ द एप्रोप्रिएशन बिल, यानी कि कोई भी ऐसी अमेंडमेंट नहीं ला सकते। कौन सी ऐसी अमेंडमेंट नहीं ला सकते कि भाई जो इम्पैक्ट करे, यानी कि जो इफेक्ट करे किसके ऊपर, किसी अमाउंट के ऊपर। ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल के साथ साथ आप कोई अमाउंट अमेंडमेंट जो है वो नहीं ला सकते अगर जब आप एप्रोप्रिएशन बिल ला रहे हो। ठीक है, या फिर इस अमाउंट को कोई ना कोई क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, या फिर अल्टरिंग कर रहा है डेस्टिनेशन को। ठीक है, मान लो आपको ये पैसा किसी एक ए स्कीम के लिए लगाना था, लेकिन आपने एप्रोप्रिएशन बिल लाया कि मैं ए स्कीम के लिए क्या कर रहा हूँ, एप्रोप्रिएशन बिल जो है लेके आ रहा हूँ। लेकिन आपने क्या किया, अल्टरनेट कर दिया, अल्टरिंग कर दिया, सॉरी अल्टरिंग कर दिया इस अमाउंट को किसी दूसरे स्कीम में, अमाउंट को किसी बी स्कीम में। ठीक है, लाए थे अप्रोप्रिएशन बिल ए के लिए, लेकिन आपने इस चीज के लिए अब इसके डेस्टिनेशन जो है उसकी चेंज कर दिया। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन चेंज करने के बाद यहाँ पे वोट हो रहा है कि ये जो है इस ए स्कीम के लिए ना जाके बी स्कीम के लिए जाएगा। तो आपको दूसरा यहाँ पे क्या लेके आना पड़ेगा, आपको यहाँ पे अप्रोप्रिएशन बिल जो है लेके आना पड़ेगा। या फिर कोई एक्सपेंडिचर जो कि चार्ज होना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और उसको आप अगर चेंज कर रहे हो तो यहाँ अप्रोप्रिएशन बिल में इस तरीके के अमेंडमेंट जो है अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात जो है अप्रोप्रिएशन बिल जो है यहाँ पे कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अप्रोप्रिएशन बिल की अगर मैं बात करूं तो अप्रोप्रिएशन बिल आपको जैसे कि पता है, कोई भी बिल जो है वो एक्ट में कन्वर्ट होता है। और एक्ट में कब कन्वर्ट होता है, जब यहाँ पे प्रेसिडेंट की एसेंट जो है मिल जाती है, प्रेसिडेंट की एसेंट जो है मिल जाती है, तो वो बिल क्या होगा, आपका एक्ट में कन्वर्ट होगा। उसी तरीके से एप्रोप्रिएशन बिल जो आता है, तो एप्रोप्रिएशन बिल को क्या किया जाता है, लोकसभा में पास किया जाता है, अप्रूव किया जाता है, और अप्रूव करने के बाद यहाँ पे एप्रोप्रिएशन एक्ट बनता है। कब, जब आपका प्रेसिडेंट का यहाँ पे एसेंट मिल जाता है। प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद ये क्या बन जाता है, यहाँ पे बिल से एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो एक्ट है वो ऑथराइज होता है या लीगलाइज होता है, यानी कि यहाँ पे एक एप्रोप्रिएशन बिल जब एक्ट बनता है तो ये पूरी तरीके से लीगलाइज्ड होता है कि आप यहाँ से अब जो है पैसा ले सकते हो, किस काम के लिए ले सकते हो, कितनी अमाउंट में ले सकते हो और कैसे ले सकते हो। ठीक है, ये पूरी तरीके से लीगलाइज या ऑथराइज करता है किससे, आपके पैसे कहाँ से ले सकते हो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है आप यहाँ से पैसे जो है निकाल सकते हो। ठीक है, और कब, जब आप एप्रोप्रिएशन बिल को इनैक्टमेंट कर लो। और इसमें हो सकता है भैया, यूजुअली क्या होता है, जब एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है तो टाइम लग जाता है। ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल जब पार्लियामेंट में लाया जाता है तो काफी टाइम जो है वो स्पेंड कर लिया जाता है। ठीक है, पहले की अगर बात करें तो ज्यादा ही टाइम ले लेता था। तो क्या होता था कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो है स्टार्ट होता था, लेकिन अगर बात की जाए तो ये करीब करीब पहुंच जाता था। कब तक ये टाइम ले लेता था, एंड ऑफ अप्रैल तक लेके चला जाता है। लेकिन हमारा फाइनेंशियल ईयर हमें पता है कि भाई 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है एक फाइनेंशियल ईयर जो है चलता है। ठीक है, ये हमारी फाइनेंशियल ईयर चलता है। लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर, अब एप्रोप्रिएशन बिल को पास करते करते कब हो जाता है, एंड हो जाता है अप्रैल के। तो यहाँ पे गैप कितना रहा, 30 दिन का गैप रहा। अब 30 दिन के गैप में सरकार के क्या खर्चे नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सरकार अलग अलग तरीके से कैसे खर्च करेगी, तो यहाँ पे सरकार को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कुछ इस डिफिकल्टीज को सुधारने के लिए, यानी कि इस डिफिकल्टीज को पार करने के लिए, डिफिकल्टी को देखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्या करता है, ऑथराइज करता है लोकसभा को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है लोकसभा को, किस लिए, भैया आप एडवांस ले सकते हो। जैसे होता है ना, पैसे थोड़ा बहुत ले लो, जितनी अमाउंट होगी थोड़ा बहुत ले लो, आप उससे क्या करो, काम चलाओ। तो यहाँ पे एडवांस जो है लोकसभा जो है ले सकता है
अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज को ठीक तरीके से चलाने के लिए। यानी कि एक एस्टिमेट जो भी आपने डिसाइड किए हो उससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, एडवांस जो है यहाँ पे ले सकते हो। ये जो एडवांसेस होता है एक्चुअली में कब दिया जाता है, जब आपकी मान लीजिए 2 महीने के लिए ये दिया जाता है। मान लीजिए ये 1 महीने का टाइम पीरियड है, गैप है। तो 1 महीने के टाइम पीरियड के लिए इस गैप को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा-सा एडवांस वगैरह लेना पड़ता है। यही जो एडवांस होता है इस गैप को कंप्लीट करने के लिए एडवांस होता है, इसी को हम लोग कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। क्या कहते हैं? वोट ऑन अकाउंट, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं। तो आई होप कि आपको वोट एंड ऑन अकाउंट जो है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। और ये जो वोट ऑन अकाउंट है वो पास्ट कब होता है, जब एक जनरल डिस्कशन जो है, जनरल डिस्कशन हो जाता है बजट पे, डिस्कशन जब बजट पे ओवर हो जाती है तो उस टाइम पे ओवर हो जाती है, तब उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वोट ऑन अकाउंट कर सकते हो। और वोट ऑन अकाउंट में क्या कर सकते हो आप, 2 महीने के लिए, मिनिमम 2 महीने, मैक्सिमम 2 महीने के लिए आप क्या कर सकते हो, एडवांस जो है यहाँ पे ले सकते हो। और ये कितना एडवांस ले सकते हो, मान लीजिए किसी की अमाउंट जो है 120 रुपए है, ठीक है, 120 करोड़ है, तो 120 करोड़ का वो सिर्फ कितना हिस्सा ले सकता है, 1/6 जो है वो पार्ट ले सकता है। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 20% जो है 120 का 20 रुपए जो है वो ले सकता है। बाद में जब ये इसके ऊपर एप्रोप्रिएशन बिल आएगा, मतलब डिस्कशन होके एप्रोप्रिएशन बिल आएगा, वोट हो जाएगा, तो उसके बाद इस अमाउंट को, जो एक्चुअल अमाउंट होगा उसमें बाद में क्या कर दिया जाएगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, एडजस्ट कर दिया जाएगा। यानी कि जो रिमेनिंग 120 करोड़ रुपए चाहिए था, लेकिन 20 करोड़ आपने एडवांस पहले ही ले लिए, तो यहाँ पे जो 100 करोड़ बचा, आप जब एप्रोप्रिएशन बिल पास करोगे तो वहां पे आपको 100 करोड़ रुपए और जो है मिल जाएगा, जिससे आप और चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वोट ऑन अकाउंट पे थी। तो आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अगर बात करें इलेक्शन ईयर में, होता है ना भैया 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है, तो मैं 5 साल, नॉर्मली 5 साल लेता हूँ कि 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है। तो इलेक्शन ईयर में क्या होगा, तो वहां पे लोकसभा क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। जैसा कि आपको पता है लोकसभा क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। और डिसॉल्व होने के बाद एक नई लोकसभा जो है वो चुन के आती है, न्यू लोकसभा जो है वो इलेक्ट होके आती है। अब भाई जब नई लोकसभा इलेक्ट होके आएगी तो उसके हिसाब से क्या होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो प्रोसीजर होगा वो नई लोकसभा के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो वो लॉन्गर, ज्यादा से ज्यादा कितने महीने के लिए होती है भाई, 3 से 5 महीने के बीच की होती है। ठीक है, इतने पीरियड के अंदर में जो है लोकसभा की पीरियड होती है कि भाई पुरानी लोकसभा 3 से 5 महीने टिकेगी, तो भाई उसके बाद नई लोकसभा आएगी। तो यहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है, जो ये 3 से 5 महीने का जो टाइम पीरियड है, तो इनमें क्या किया जाए, एक छोटा बजट जो है जिसको हम लोग इंतरिम बजट कहते हैं, इंतरिम बजट जो है लेके आया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक छोटा बजट जो है लेके आया जाता है, यानी कि छोटी चीजों को देखने के लिए। ठीक है, तो दो यहाँ पे लॉन्गर पीरियड के लिए जब वोट ऑन अकाउंट क्या होती है, यहाँ पे लॉन्गर पीरियड के लिए हो सकती है, 3 से 5 महीने हो सकती है, तब तो यहाँ पे वोट ऑन अकाउंट तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए 9 महीने के बाद इलेक्शन होना है, 9 मंथ के बाद इलेक्शन होना है, तो इसका मतलब भाई आप एप्रोप्रिएशन बिल ये जो लेके आते हो, जहां पे आपको सिर्फ 2 महीने का एडवांस मिलता है, तो वो वोट एंड अकाउंट में होता है। लेकिन इससे थोड़ा सा ज्यादा पीरियड के लिए अगर आपको लेना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक इंतरिम बजट जो है लेके आ जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ कभी ऐसा होता है कि इलेक्शन ईयर के टाइम पे आपको कभी लॉन्ग पीरियड के लिए लेना हो, तो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये इलेक्शन पीरियड है, तब हम जो है वोट एंड अकाउंट जो है 3 से 5 महीने के लिए अगर ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी वोट ऑन अकाउंट जो है वो भी हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं हो सकता। तो वोट ऑन अकाउंट वो 3 से 5 महीने के बीच में तभी हो सकता है जब आपको यहाँ पे इलेक्शन ईयर चल रहा हो, तो वहां पे वोट एंड अकाउंट जो है हो सकता है। वैसे तो इंतरिम बजट जो है लेके आया जाता है और उससे जो है पास की जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में तो आपको आई होप की जानकारी होगी। चलिए आगे बात करते हैं। क्या हुआ ना, 2017 के बाद से क्या हुआ, आपको जैसे कि पता है कि बजट जो है वो पास होते होते कब तक पहुंच जाता है, अप्रैल 30 तक पहुंच जाता है। तो इससे क्या होती है, गवर्नमेंट की जो बैलेंस शीट होती है एक्चुअली में बिगड़ जाती है।
तो यहाँ पे जो बजट सेशन है जिसमें एडवांस जो है वो उन्होंने क्या किया 31 जनवरी, और जो यूनियन बजट प्रेजेंट करने की बात रखी वो रखी 1 फरवरी को। यानी कि आप अगर बजट सेशन की शुरुआत की जो की बात की गई कि भाई वो इतना लंबा ना लेके हम क्या करेंगे 31 जनवरी से जो है वो बजट सेशन स्टार्ट करेंगे, और हम लोग 1 फरवरी को जो है वो क्या करेंगे अपना बजट जो है पेश करने की बात की। तो इससे क्या होगा, जो इतना लॉन्ग टाइम ले लेते थे सारी चीजें होने में, जहाँ पे जो पीरियड है वो कहीं ना कहीं 31 अप्रैल तक चले जाते 30 अप्रैल तक चले जाता था, उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे इस तरह के स्टेप्स जो है लिए गए कि बजट अब जो है प्रेजेंट की जाएगी 1 फरवरी को, ऑलमोस्ट 1 महीने पहले जाके, जो कि जो डेट हमारा जो एक्चुअली डेट है यानी कि हम जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कर सके उस डेट पे हम लोग को क्या हो सके पैसे मिल सके। ठीक है, ये जो चेंजेस है ये चेंजेस किस लिए रखा गया, जो बोट एंड अकाउंट होते थे ना वो थोड़े प्रॉब्लम करते थे, बोट ऑन अकाउंट जो होते थे वो थोड़े से प्रॉब्लम करते थे। तो यहाँ पे इस चीज को अवॉइड करने के लिए 1 फरवरी को जो है बजट सेशन जो है बजट सेशन के दौरान यहाँ पे जो है रखा गया कि भाई बोट एंड अकाउंट को यहाँ पे नहीं करेंगे, हम एक सिंगल अप्रोप्रिएशन बिल लाएंगे और पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ से पैसे जो है निकाल लेंगे। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे 1 फरवरी को जो है यहाँ पे बजट पेश की बात की गई। ठीक है, तो ये था जैसा कि मैंने बताया कि भाई इस आपके टाइम पे भाई बोट एंड अकाउंट तो इतना ज्यादा होते नहीं, आप क्या करते हैं एक इंतरिम बजट जो है लेके आ जाते हैं। अब इंतरिम बजट में क्या हो जाता है वो जितने भी ईयर के लिए जो भी इलेक्शन ईयर होता है उस इलेक्शन ईयर में जो भी खर्चे लगने होते हैं उसके लिए एक इंतरिम बजट जो है उसके टाइम पीरियड के दौरान जो भी खर्चे होते हैं उसके लिए एक इंतरिम बजट लाया जाता है और वोट एंड अकाउंट को कहीं ना कहीं अवॉइड किया जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि वोट एंड अकाउंट को किस तरीके से ज्यादा अवॉइड कर सके। ठीक है, अगर देखा जाए तो लोकसभा की इलेक्शन जिस ईयर में होता है तो वहां पे इंतरिम बजट को जो है पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, और उसके बाद जनरल इलेक्शन जब हो जाता है, जब जनरल इलेक्शन यहाँ पे हो जाता है तो जनरल इलेक्शन होने के बाद यहाँ पे जो न्यू गवर्नमेंट जो बन के आती है, नई गवर्नमेंट जो है बन के आती है तो वो क्या करता है अपने हिसाब से एक बजट जो है फाइनल बजट जो है वो लेके आते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं, और जो ये डेट होती है वो भी डिसाइड किसके द्वारा की जाती है, न्यू गवर्नमेंट के द्वारा ही डिसाइड की जाती है। गवर्नमेंट के द्वारा वो बजट की डेट जो है डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर चलता है आपके पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। आई होप कि यहाँ पे आपको पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल जो है क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल के बारे में। देखिए, पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है यहाँ तक पहुंच रहे हैं तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए बढ़ते हैं पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल का मतलब क्या है, एक बिल ऑर्डिनरी इंट्रोड्यूस किया जाता है। बिल जो है ऑर्डिनरी तौर पे इंट्रोड्यूस किया जाता है आपके पार्लियामेंट में। ठीक है, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, मान लीजिए अगले साल की नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो भी होगी उसके लिए यहाँ गवर्नमेंट क्या करता है फाइनेंशियल ईयर के लिए वो एक फाइनेंशियल बिल को इंट्रोड्यूस करता है। फाइनेंशियल बिल को इंट्रोड्यूस करता है जो कि ऑर्डिनरी बिल की तरह होती है, एक फाइनेंशियल बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि, और उसके साथ साथ उसको इफेक्ट में लाने के लिए एक सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल भी कोई पीरियड के लिए सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल फाइनेंशियल प्रपोजल भी जो है वो भी दिया जाता है, प्रपोजल्स भी दिया जाता है अगले साल के लिए। फाइनेंशियल बिल जो है लेके आया जाता है, उस चीज को पास किया जाता है पूरी, मतलब कहने का मतलब अब तक पूरी तरीके से अप्रोप्रिएशन बिल भी हो गया है। आपको यहाँ पे लास्ट क्या लेके आना होता है, फाइनेंशियल प्रपोजल यानी कि फाइनेंशियल बिल जो है लेके आना होता है और उस चीज को पास करा के पूरा क्लोज करना होता है कि हम इतने साल इतने महीने से लेके इतने दिन से लेके इतने दिन तक जो है हमने पैसा लिए हैं, ये हमारा पैसे की अमाउंट है, ये हमारी बजट थी, सब कुछ इसमें क्या रहता है और ये जो है इसके बाद यहाँ पे इसको पास किया जो है जाता है। ठीक है, इसमें इफेक्ट में लाने के लिए आपको एक सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल लाना पड़ेगा कोई भी पीरियड के लिए, और इसका जो सब्जेक्ट होता है इसमें सारी कंडीशन कहने की एप्लीकेबल होती है किसकी, मनी बिल की, यानी कि
मनी बिल से, मनी बिल की सारी चीजें कहीं ना कहीं इसमें फाइनेंशियल बिल के अंदर, ठीक है। अब अगर बात की जाए एप्रोप्रिएशन बिल के अलावा जो ये अमेंडमेंट है, यहाँ पे भी मूव नहीं कर सकते आप फाइनेंशियल बिल में, कैन बी मूव, सॉरी, यहाँ पे आप अमेंडमेंट जो है वो मूव करा सकते हैं फाइनेंशियल बिल के केस में। अगर आप मान लीजिए कोई टैक्स को रिड्यूस करा रहे हैं, ठीक है, या फिर रिजेक्ट कर रहे हैं किसी चीज को, तो एप्रोप्रिएशन बिल में वो चीज नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक अमेंडमेंट ला सकते हैं, मूव करा सकते हैं, और ये फाइनेंशियल बिल के अंदर में ये अमेंडमेंट जो है आ सकता है। जबकि ये अमेंडमेंट आप एप्रोप्रिएशन बिल में नहीं ला सकते, लेकिन फाइनेंशियल बिल में लाके इस चीज को जो है, अगर मान लीजिए किसी में पैसे को रिड्यूस करना है या टैक्स में कट करना है या किसी को रिजेक्ट करना है, तो यहाँ पे एक आप फाइनेंशियल बिल लाके वो चीज कर सकते हो। इस स्टेज में जो मेंबर है वो कहीं ना कहीं डिस्कस करते हैं सभी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी चीजों को, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन स्टेशन से रिलेटेड सारी चीज़ों को क्या करते हैं, यहाँ पे मेंबर्स डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करने के बाद अगर कोई ऐसी शिकायत भी लगती है कि यहाँ पे पैसा नहीं पहुँचा है, यहाँ पे पैसे देने चाहिए, तो इन पे अलग-अलग स्फीयर्स में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, उन चीज़ों को बात करें, और इसके साथ-साथ मॉनेटरी और फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को भी यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान जो है रखा जाता है। अगर हम बात करें प्रोविजनल जो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्स एक्ट 1931 की, कलेक्शन ऑफ टैक्स एक्ट ऑफ 1931 की, तो क्या कहते हैं यहाँ पे, फाइनेंशियल बिल को यहाँ पे जरूर आपको इनेक्टमेंट करने चाहिए और पास होने चाहिए आपके किसमें, यहाँ पे फाइनेंशियल बिल को इनेक्टमेंट करना चाहिए, और ये जो फाइनेंशियल बिल है वो पार्लियामेंट के द्वारा पास होना चाहिए, पास्ड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, और इसके साथ साथ एसेंट भी मिलना चाहिए किसका, प्रेसिडेंट का। और ये सब कितने दिनों के अंदर अंदर होना चाहिए, ये 75 डेज के अंदर अंदर, विद इन 75 डेज के अंदर अंदर ये सारी चीजें कंप्लीट होना चाहिए। जो फाइनेंशियल एक्ट है वो एक लीगलाइज करता है कि इनकम साइड ऑफ बजट को, यानी कि बजट की तरफ पे जो भी इनकम साइड होता है बजट का, उसको एक लीगलाइज करता है, और इसके साथ साथ बजट को इनेक्ट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, और ये एक कंप्लीट प्रोसेस होता है फाइनेंशियल एक्ट, यानी कि फाइनेंशियल एक्ट जो है वो फाइनल एक कंप्लीट, फाइनेंशियल एक्ट जो होता है वो एक कंप्लीट प्रोसेस होता है जब आपको एक इनेक्टमेंट करना होता है बजट को अगर इनेक्टमेंट करना है तो कंप्लीट प्रोसेस होता है, कंप्लीट प्रोसेस होता है इनेक्टमेंट ऑफ बजट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल और पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल जो है मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर करवा दिया। आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।